सभी DSSB की तैयारी करने वाले भाई बहनों को अनुसर का नमस्कार। DSSB एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो आपको पीजीटी की रेंज में ले जाता है, यानी कि पीजीटी टीजीटी दोनों है, बाकी क्लरिकल नॉन टेक्निकल टेक्निकल ये सभी मतलब मान के चलिए कि वैकेंसीज इसमें आती हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं जो हमारी वैकेंसीज है वो टीचिंग ग्रेड की है, और टीचिंग ग्रेड में अधिकतर लोग जो चॉइस करते हैं वो पीजीटी या टीजीटी लेवल पर ही करते हैं। तो मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर पीजीटी एग्जामिनेशन या फिर टीजीटी एग्जामिनेशन की जो वैकेंसीज होती हैं इनमें फोकस अधिकतर इंसान चाहता है कि भाई वो लेक्चरर ग्रेड की जॉब में जाए। यानी लेक्चरर ग्रेड का मतलब साहब ये हो गया कि वो पीजीटी लेवल को क्वालिफाई करे, और पीजीटी लेवल चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, है ना, चाहे बायोलॉजी का हो, यानी अगर आर्ट साइड के सब्जेक्ट हैं तो वो भी हो सकते हैं। हर इंसान का एक तमन्ना होती, चॉइस होती है कि साहब वो DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन सिलेक्शन बोर्ड का जो होता है उसको ज्वाइन करे, क्योंकि वहाँ का अपना भी एक स्टैंडर्ड है। लेकिन यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अधिकतर जो हमारे भाई बहन हैं वो आखिरकार सिलेक्शन लेने के लिए उन्हें करना क्या चाहिए। सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता इट इज अनदर थिंग, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि हम क्वालिफाइंग पेपर को क्रॉस कर पाए, सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है। तो यानी कि अगर हम लोग क्वालिफाइंग जो एग्जाम है, क्वालिफाइंग एग्जाम का मतलब है कि जो जनरल पेपर है, जनरल पेपर में आपकी जीएस भी होती है, जनरल के पेपर में आपकी इंग्लिश का पेपर भी होता है, जनरल में आपकी रीजनिंग भी होती है और टीचिंग एप्टीट्यूड भी होती है। इनके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग मान के चलिए कि 40% तो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर सिलेक्शन नहीं हो सकता है, अगला पेपर ही चेक नहीं होगा। दूसरी बात तो ये हो गई, सबसे बड़ी समस्या तो यहीं पर आ गई। दूसरी चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये तो अगर आप इसे तैयार करना चाहते हैं तो किसी भी जनरल जो कोचिंग्स हैं उनसे जुड़ जाइए और उनसे ये प्रिपरेशन अपनी कर लीजिए, यहाँ से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मान के चलिए 40-45%, 50% आप कर जाएंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट लेवल पर आप बात करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट लेवल पर चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी, इन सभी के बारे में अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि आप आखिरकार क्यों, अगर अधिकतर लोग कैंडिडेट करते क्या है, वो कहते हैं कि मैं जेई की प्रिपरेशन करा रहा हूँ या जेई की प्रिपरेशन बच्चों को पढ़ाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं नीट के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है, चाहे जेई को पढ़ाइए चाहे नीट को पढ़ाइए, क्वेश्चन समवॉट सब लगभग उसी से ही बनते हैं। लेकिन आखिरकार फिर आप सिलेक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये तैयार हो जाता है कि अगर हम जेई नीट में बच्चों को सेलेक्ट करवा दे रहे हैं तो फिर आखिरकार हम पीजीटीज में सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जनरेट होता है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये होती है कि जब आप क्वेश्चन करा रहे हो तो थिंकिंग करिएगा, क्या मैं अनुज शर्मा गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जब आप क्वेश्चंस करा रहे होते हैं यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस बच्चों को करा रहे होते हैं, तो उस समय आपके सामने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भले आप एक बार भी किताब न खोलें, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर पूरा है कि अगर जरूरत हमें पड़ी तो हम बुक का इस्तेमाल कर लेंगे। यानी एक सपोर्ट आपके पड़ोस में रखा हुआ है, भले आप एक बार नहीं खोलो, लेकिन उसका जो साइकोलॉजिकल अटैक होता है ना वो आपके ऊपर हावी है। और आपने देखा कि यार इसका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, तो हो सकता है आपके मन में आ जाए यार ये इससे इससे टॉपिक से जुड़ा हुआ, क्योंकि आप जब प्रिपरेशन करा रहे हो तो आपके माइंड पूरा सेटअप है। आपने जो क्वेश्चंस कराए हैं, वो क्वेश्चन तैयार कर मतलब प्रैक्टिस में दिए हैं, वो आपके माइंड में पहले से सेट है, तो उनका आंसर आप ले लोगे, फीडिंग ले लोगे खट से। आप आंसर बता दोगे, बच्चों को समझा दोगे, बच्चा पूछेगा तो आप बता दोगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा तो बुक का सपोर्ट लेकर के समझा दोगे, बता दोगे, एंड सो ऑन ही चलता रहता है। तो वो हमारी जो एग्जामिनेशन का एक इफेक्ट होना चाहिए वो हमारे ऊपर नहीं देता है, कि हम अपने आप को एज ए टीचर काउंट कर लेते हैं। लेकिन जब हम पीजीटीज के एग्जामिनेशन में बैठने जाते हैं तो उस समय हमें उन सभी साथियों से टकराना पड़ता है जो आप जैसे हैं, यानी कि आप जैसे सभी साथी वहां
पेपर दे रहे हैं। अब चाहे वो टीचर भी होंगे, बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर भी होंगे, बहुत सारे केबल कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, आप जैसे साथी हैं। अब उनके अंदर आप ये ध्यान दीजिएगा कि इन सभी साथियों में खास बात ये होगी कि कोई पर्टिकुलर प्रिपरेशन पे ही लगा होगा, कोई पर्टिकुलर जो है वो एग्जामिनेशन को नहीं ध्यान दे रहा होगा कि चलो मैं अपनी कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, दे आया हो गया तो ठीक है, सो ऑन, इस पे चल रहा होगा। तो आप इन चीज़ों से अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं DSSB के एग्जामिनेशन में, तो इन चीज़ों से पहले तो आपको दूर हटना पड़ेगा। एक बात आप जान लीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप इन चीजों से दूर हटने का, मेरा मकसद इसे बंद नहीं करना, मेरा मकसद ये है कि इनके पैटर्न और पीजीटीज के पैटर्न में क्वेश्चन की, अब आप ये बताइए कि आपको जब पीजीटीज का एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो टाइमिंग अगर आपको 2 घंटा दी जा रही है, 2 आवर्स दी जा रही है, और 2 आवर्स में आपको करवाए जा रहे हैं मान लीजिए 120 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो क्या 2 आवर्स में 120 इनका क्राइटेरिया है? इनका क्राइटेरिया है? ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब है आप सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में 5 भी क्वेश्चन वेरी कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप सही दिशा में फिर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। आपको पैटर्न तो वही अपनाना पड़ेगा, लेकिन कुछ टाइम ऐसा अपना आपको सेपरेट एक स्ट्रेटजी के साथ में उतरना पड़ेगा, सेपरेट प्लान करना पड़ेगा आपको कि आप मान के चलिए टाइम जो मैनेजमेंट है कि हमें 2 घंटे में ये पेपर निपटाना है, एक बात तो ये कर लेनी है। और दूसरी चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि उसी 2 घंटे में हमें कैलकुलेशन की स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैलकुलेशन की स्पीड जब आप घर पे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बताते हैं, तो आप कैलकुलेट नहीं करते, बच्चों से फटाफट कैलकुलेट कर लो, जल्दी से तुम कर लो, इसका आंसर ये हो जाएगा। अरे आपको तो पता ही है ना इसका आंसर, जरा आप कैलकुलेशन करो ना, आप लॉग निकालो ना एक बार, तो आपको समझ में आएगा कि टाइम कितना कंज्यूम होता है। मल्टीप्लाई बच्चों को सॉलिड के क्वेश्चन कराओगे आप, मुझे पता है कि आप बच्चों को बता दोगे बेटा ये कर लेना, ये कर लेना, और ऐसे करके इसका आंसर आ जाएगा। कहीं पर मान ली 2.83 इंटू 10⁻⁴, सपोज कर लेते -8 है, बोले साहब इसका क्यूब करना है, तो बच्चे पूछेंगे सर कैसे होंगे, बोले तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, एग्जाम में हो जाता है, समझा दोगे आप। लेकिन जब आपके ऊपर यही बात अप्लाई की जाएगी तो फिर आपका माइंड सेटअप बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपने अपनी मल्टीप्लाई करने की आदत तो छोड़ दी है, आपने लॉग निकालने की आदत तो छोड़ दी है, आपने डिवाइड करने की आदत तो छोड़ दी है। तो आप जेई नेट को पढ़ा रहे हो, ये बात बढ़िया है, लेकिन आपकी बहुत सी आदतें जेई नीट पढ़ाते पर छूट गई हैं। जैसे कैलकुलेशन की आदत छूट गई, बच्चे से करवा लेते हो, कैलकुलेटर उठा लेते हो, उन्हें बता देते हो, खट से आंसर बता दोगे, ठीक है। ये सब चीजें आपकी हैबिट से बाहर चली गई हैं, इसीलिए आपका सिलेक्शन से वंचित रह जा रहे हैं। तो सिलेक्शन से अगर वंचित नहीं होना है, सिलेक्शन लेना है ना, मतलब आपको सेलेक्ट होना है एज ए पीजीटी, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जरूर इन चीजों को रिमूव करना पड़ेगा, लॉग की स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, डिवाइड करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं इस बात का जरूर इंफॉर्मेशन देंगी कि आखिरकार ये लैक जो हमारे अंदर है, इस लैक को हमें रिमूव करना पड़ेगा। कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जानी चाहिए, और वो तभी आ सकती है, इसीलिए आपने देखा है कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो पेपर नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन जो प्रिपरेशन यानी कि जो कैंडिडेट हैं, जो एस्पायरेंट हैं, वो बिल्कुल करंट में प्रिपरेशन कर रहे हैं। एस्पायरेंट्स जो पीजीटीज के हैं, वो करंट प्रिपरेशन वाले जो हैं, वो सब एग्जामिनेशन निकाल दे रहे हैं। वो इसीलिए निकाल पा रहे हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस में है, और प्रैक्टिस के लिए आपको लगातार कहीं ना कहीं जुड़े रहना पड़ेगा। और उसके लिए आप बुक की मदद ले सकते हो, किसी टीचर की मदद ले सकते हो, अपने भाई बहन की मदद ले सकते हो। ये सब चीजें आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी, और कम से कम ऐसे 10 क्वेश्चन, 10 न्यूमेरिकल के रोज मल्टीप्लाई करते रहिए, मल्टीप्लाई करते रहिए, डिवाइड करते रहिए, फ्री फंड में डिवाइड करते रहिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस मेंटेन रहे, आपको गुणा भाग करने में कोई तकलीफ ना हो। तो अगर DSSB में आप क्वालिफाई करना चाहते हैं और DSSB का एक प्रॉपर प्लान चाहते हैं कि हमें कैसे होना चाहिए, तो फिर आपको कोई ना कोई अपना साथी जरूर तलाशना पड़ेगा जो आपको ये बताए कि आखिरकार एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी प्लान क्या होनी चाहिए। पीजीटीज को क्वालिफाई करने के लिए हमें नीट और जेई से क्यों हटना चाहिए, जे मतलब उनके पैटर्न से, उनके क्वेश्चंस तो वही रहते हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रेटजी है वो अलग होती है, हम लोगों की स्ट्रेटजी अलग होती है। हम लोगों के अंदर एक खास बात और भी होती है कि जो जेई नीट के कैंडिडेट होते हैं वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, यानी कि जेई नीट के जो कैंडिडेट होते हैं वो ग्रोइंग स्टेज में है। ग्रोइंग का मतलब है उनके अंदर अभी बैठने का कैलिबर है, यानी ये ग्रोइंग स्टेज में है, और जब ये ग्रोइंग स्टेज में होंगे तो फिर इसका मतलब यानी
इसकी जो ग्रेस्पिंग पावर है वो ज़्यादा होगी, यानी गेनिंग पावर को अगर मैं कहता हूँ गेनिंग पावर ये ज़्यादा होगी, लेकिन आपकी गेनिंग पावर तो बहुत कम हो चुकी होगी, तो आप नई चीज़ों को अपने अंदर रोक नहीं पाएंगे। जबकि ये बच्चे रोक लेते हैं, तो आपकी बताई हुई बात को ये रोक ले जाएंगे, लेकिन आप ही अपनी बताई बात पर बहुत लंबे समय के बाद और रिमाइंड कराना पड़ता है, इसलिए बहुत दिक्कत आती है। और इसके लिए फिर आपको लगातार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो फिर अगर आप ये प्रिपरेशन करा रहे हैं तो कराते रहिए, लेकिन अगर अपनी पावर को उसी क्वेश्चंस को रोके रहना गेन, तो उसको रिवीजन मंथन करते रहिए, आप 100% DSSB का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाएंगे। तो DSSB के एग्जामिनेशन पर भी हमारी ये बहुत मतलब बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद ही मैंने आपको सब बातें बता रहा हूँ कि जो ग्रोइंग गेनिंग पावर है वो ग्रोइंग स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा होती है और हम लोगों में ये पावर डाउन होती चली जाती है। क्योंकि जो PGTs के एग्जामिनेशन देने वाले हमारे साथी होते हैं, उनकी अगर मैं उम्र देखता हूँ तो लगभग मान के चलिए कि 28 साल प्लस चली जाती है, 28 प्लस मैक्सिमम, और मतलब मिनिमम हो जाती है, यहाँ तक तो आ ही जाते हैं वो, और लगभग 35 के आसपास से ही उनका सिलेक्शन शुरू हो जाता है, 45 तक चला जा रहा है, बहुत सारे लोग 45 पे सिलेक्शन पा रहे हैं। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो कैपेसिटी है, गेनिंग कैपेसिटी है, माइंड में क्वेश्चन रोकने की कैपेसिटी है, कैलकुलेशन की कैपेसिटी है, सब डाउन हो चुकी है। इनको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अगर आपने कैलकुलेशन रिफ्रेश नहीं की तो फिर मान लीजिए कि आप सिलेक्शन से दूर चले जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ये सिलेक्शन बेस इसी पर है कि आप कैलकुलेशन स्पीड क्या है। तो टाइम को मैनेज तभी कर पाएंगे, टाइम को मैनेज इसलिए भी कर पाएंगे कि आप अपनी स्पीड को मेंटेन करें, और ये तब हो पाएगी जब आप अपने आप डेली प्रैक्टिस करें, कुछ समय अपने आप को दें। तो ये बात मुझे बतानी थी आपको DSSB के स्टूडेंट्स को। अगर DSSB में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इन सब बातों को मानिए, और अगर आप दिल पर यहाँ पर हाथ रख करके सोचिए कि क्या अनुसार सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। अगर आपको मेरी बात को नहीं सेटिस्फाइड होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं बोलूंगा। कारण ये है कि क्यों फिर आखिरकार ये जवाब क्यों नहीं आता कि सर मैंने जो है लगातार पढ़ा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन जब वहां जाता हूँ जरा देर में सब उड़ा करके चला आता हूँ। ये नहीं सर, मैं रोज पढ़ाता हूँ, इन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, वही क्वेश्चन आता है तो मुझसे वहां गलती हो जाती है। तो आखिरकार क्यों? जो क्वेश्चन आप JEE नीट को पढ़ा रहे हो वो क्वेश्चन फिर आप वहां गलत क्यों कर रहे हो? इस बात के बारे में बैठ करके सोचिए, और अगर इसका जवाब आपको मिल जाएगा तो सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा, ये भी निश्चित है। थैंक यू।